अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान फरीद रईस। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ख़ानदानी मामला आया। मामला दो नाबालिग बेटियों की हवालगी का था और इसी पर वालिदैन लड़ते हुए अदालत पहुँच गए। अदालत को बताया गया कि वालिदैन ने मोहब्बत की शादी की थी, जिस पर अदालत ने ऑब्जर्वेशन दी कि मोहब्बत का इतलाक बच्चों की फलाह बहबूद पर भी करना चाहिए। बिल्कुल सही। इसी मौजू पर गुफ्तगू के लिए आज हमारे दरमियान ऐसा ही एक जोड़ा मौजूद है। हंसते बसते घर को उजाड़ के रख दिया तुमने। मैंने उजाड़ के रखा है। तुमने मैं तो उस दिन को रोती हूँ जिस दिन मुझे आपसे मोहब्बत हुई थी। घर का मसला अदालत तक लेके गई हो तुम। अदालत मुझे तक आपके साथ रहना ही नहीं है। वाह, पहले मुझे जानू कहती थी, हुण कहती है परा मार टुट मरने आ। तू घर आई क्यों गया है? तू लैंड की आया घर बाहर ही मार कि दुनिया की हर चीज तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूंगा। अब क्या हुआ? एक भी बात मेरी पूरी नहीं होती पूरे घर में। कौन सी ख्वाहिश तुम्हारी पूरी नहीं की मैंने? बताओ मुझे। यार एक मिनट जरा आराम से ठहरिए। क्यों लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं? फरीद क्यों साहब, लड़? अच्छा रुकिए, मैं आपसे बात करता हूं, लेकिन साथ ही हमारे साथ मौजूद है मोहब्बत की लाजवाल दास्तान के किरदार हीर और रांझा। जी रांझा साहब, आपकी मोहब्बत तो लाजवाल ठहरी है। आज भी लोग आपकी हीर की मोहब्बत की मिसालें देते हैं। आप क्या कहते हैं इस सारे मामले के ऊपर? बात ये है फरीद साहब, जो मोहब्बत खत्म हो जाती है वो मोहब्बत नहीं होती, वो जरूरत होती है। जरूरत पूरी होने के बाद खत्म हो जाती है, मोहब्बत तो खत्म होती नहीं। हाय हाय। अब मैं देख लो मोहब्बत की तीसा जे मैं हूं सारा दिन वेला सुता रहना वा, मगर ये मेरे ते मक्खी नहीं बैन देती। शाबाश है, तुम रांझियों के पतीसे हो। ओ पुत्र, मोहब्बत नु पतीसा ही समझना चाहिए। एक चींगम नहीं जिदा मिठा मुक जांदा ते निरा चबना पैंदा है। मोहब्बत हुंदी होए जिहड़ी आखिरी नवाले तक भी मिठी रवे। ओ कीती तुसा मोहब्बत दी शादी है ते हुण तुसी एक दूजे दे इंज दुश्मन होए जिवें मियां बीवी नहीं सौकना हो। पहले मुझे जानू जानू कहती थी, मेरी राय तकती थी, और अब मेरी शक्ल नहीं तकना चाहती। ये आपको जानू जानू कहती थी क्यों? उन दिनों में भी आशूबे चश्म फैला हुआ था। जानू अगर आपको कहना है तो वो वाला जानू कहें जिसके आगे रे भी लगती है। तुम्हारा क्या मतलब मैं जानवर हूँ? तुम जानवर से भी बदतर हो। जानवर नहीं हो तुम। असल में बात ये है फरीद साहब कि आजकल के जो मोहब्बत करने वाले हैं उन्होंने भी सियासतदानों वाला रवैया अपना लिया है। वाह, ये मोहब्बत करके सिर्फ अपनी इफ्तिताही तख्तियां लगा देते हैं, उसके बाद मंसूबा मुकम्मल नहीं करते। असल बात तो ये है कि अगर आपने मोहब्बत की शादी की है तो फिर उस मंसूबे को तोड़ चढ़ाएं और नीरियां इफ्तिताही तख्तियां लाने का की फायदा होया। पारांजे, मैं आपको क्या बताऊं? क्या वैसे पारांजे मेरी महल्ले च करियाने की दुकान है। रांझा जी गुस्सा ना करो, वो मेरे वालों कह रही है। तो मैनू दसो तो सही, ताड़ी फूफी दी पुत्र फर्स्ट कजन है। शादी से पहले मुझे कहता था कि हीर रांझे ने क्या मोहब्बत करनी है जो मैं तुमसे करूंगा। तो करके दिखाई नहीं। ओ जान दियो भाई, ओ कद्दू कुने फरीद साहब जेडे आजकल दे आशिक जी ना, ये मां दे कहण ते कदी बनेरे तो कपड़े नहीं लाण जांदे ते महबूबा नु कह रहा हुंदे ने मैं तुम्हारे लिए आसमान से सितारे तोड़ के लाऊं। ओ क्यों एडे बड़े बड़े दावे कर दियो जेडे पूरे ही नहीं होने? तू ज्यादा तो ज्यादा उन्हें लालच देनी है ते उन्हें ये कह लिया कि मैं तेरे वास्ते दरख्त तो अमरूद तोड़ के ले आवांगा। आ कुड़ी मैनू पागल लगदी आ। बिल्कुल, ओ जिहदे नाल इश्क कीता जिड्डा ओदा कद वो ते आशिकां दे जुमरे च नहीं आउंदा। चाचा कह दो तुम तो बात ही ना करो। क्यों मैं कहूंगा? या मैं दंद चेक कराउण दिया बोला ना। ओ यार, मैं इसलिए कह रहा हूं, तुमने तो हीर और रांझे को एक नहीं होने दिया। वेलो पहलो चाचा क्या हुण यार कहण दिया है गल करना। ये बस बाऊ दी मासूमियत है, वरना तू किसे दा यार नहीं। और तू ते साडी जिंदगी रोल छड्डी है। रांझिया मैनू हीर दा मुंह मारदा, नहीं तो मैं डांगा मार मार तेरी वेग हला देनी सी। ओ अकल कर के दो ओदे लक दे उत्ते डांगा मार ला, वेग उत्ते ना मारी। अगे ही टी टॉप दे नाल रांझा बनया है। गल ए वे फरीद साहब
ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਹੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਫਜ਼ੂਲ ਚੌਂਚਲੇ ਨੇ, ਛੱਡ ਦੇ ਰਾਂਝੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕਰਨਾ, ਐਵੇਂ ਖਜਲ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਦੀ ਖਜਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। जिन्ने जरूरत वेखी है वो ही खजल हुंदा जी। ये वो लोग ने जनाब जेड़े ब्याह तो पहले एक दूजे नूं सबज बाग वहांदे ने, सुनहरे ख्वाब वहांदे ने, ते ब्याह तो बाद फिर एक दूजे नूं वड्डन नूं फिरदे ने। सब्ज बाग मैंने नहीं दिखाए थे जी, इसने मुझे सब्ज बाग दिखाए। शादी से पहले कहता था तुम्हें हर साल स्विट्जरलैंड लेके जाया करूंगा, और शादी के बाद मुझे एक दफा माँ के घर भी नहीं लेके गया। स्विट्जरलैंड का वादा मैंने इसलिए किया था कि मुझे सलामी कोई करोड़ एक रुपया होगी, बस मैं स्विट्जरलैंड घुमा दूंगा। यकीन करना फरीद साहब, सलामी में इनके खानदान में किसी ने 500 से ज्यादा सलामी डाली नहीं। सब्ज बाग तो आप दोनों ने एक दूसरे को दिखाए ना, आपने उन्हें स्विट्जरलैंड ले जाने का सब्ज बाग दिखाया और उन्होंने अपने खानदान के अमीर और कबीर होने का आपको सब्ज बाग दिखाया। हाँ जी। तो कसूरवार ये है ना सर, आप भी हैं, आप भी हैं। ये मुझे घर से अदालत तक लेके गई है, मैं बताऊंगा इसे। नहीं चलिए, केड़े स्विट्जरलैंड दी गल कर रही है? नहीं जिथे रांझा होवे ओही स्विट्जरलैंड हुंदा ही। हाय वाह, सुन रही हो, सुन रही हो? ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇਂ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਲਾਬ आ गया। फरीद साहब मैं आपको क्या बताऊं, शादी से पहले जीन जैकेट पहन के मेरी गली के चक्कर लगाता था, और अब जैसे ही काम से घर पे आता है धोती और बनियान पहन के ऐसे घर में घूम रहा होता है जैसे बड़ी ईद पे मोहल्ले में कसाई घूम रहे होते हैं। ये असल मसला है भाई, तुमने इसकी जीन जैकेट से मोहब्बत की थी या इससे मोहब्बत की थी? अल्लाह ताली खैर करे, गाली असल चेब। शादी से पहले एक दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए जहां झूठ चल रहा होता है, वो शादी लाजमन नाकाम होती है। बिल्कुल सर। आहो जी, जिस काम दी बुनियाद ही झूठ है उन्हें किथों तोड़ चढ़ना है। ओ बेटा ये ज़हन च रखिया कर, ये पहले भी यहो जी आई सी, हुण भी ओहो जी आई। तू अपने बच्चियां ल वेखिया कर, इहदे अल बहुता ना वेखिया कर, आपे तेरा दिल खट्टा नहीं होएगा। वैसे बहन, शादी जो है वो बेसिकली कंप्रोमाइज का नाम है, एक दूसरे को समझने, एक दूसरे के लिए आसानियां पैदा करने के नाम है। और सर वैसे भी जब मोहब्बत होती है ना, तब लड़का और लड़की ये समझते हैं कि सिर्फ हम दोनों की दुनिया है। शादी बेसिकली दो फैमिलीज का अटैच होना है, इसलिए एक दूसरे से ज्यादा तवक्कुआत लगाने से बेहतर है कि वक्त और हालात के साथ समझौता किया जाए। बिल्कुल आपने ठीक कहा, रियलिस्टिक होना चाहिए। हाँ जी। और जब आपके बच्चे हो जाते हैं तो फिर अपनी जिंदगी में उनको शामिल करना चाहिए। बिल्कुल सही। आपको पता है कि हालात किधर जा रहे हैं? यानी कि 2022 की एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक 13,000 केसेस तलाक के फाइल हुए 2022 में, और एक सर्वे के मुताबिक औसतन रोजाना 100 केसेस फाइल होते हैं तलाक के। ये ओ जोड़े जे फरीद साहब जेड़े नाशुकरे ने, जेड़े रब दा शुक्र अदा नहीं करदे कि रब ने इकट्ठियां कर दिता। हाँ जी। और रब ने औलाद भी दे छड़ी। रब जानता जे मैं दिन रात दुआवां मंगना कि या अल्लाह मेरा भी हीर नाल किधरे टांका भरा दे, साडे भी बच्चे होण ताकि पखा बच्चियां ल करे, मैनू किधरे ठंड ही ना लग जाए। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕਬਰ तक भी ले जाएगी। और भाई मैंने कभी ये सोचा ही नहीं था कि ये इतनी फोड़ और बदसलीका निकलेगी। क्या बात कर रहे हो, शादी से पहले कहता था मुझे तुम्हारे बगैर सांस नहीं आता, शादी के बाद कहता है तुम्हारे साथ मुझे सुख का सांस नहीं आता। हुण क्यों नहीं तेनू सुख दा साह आंदा? ए तेरी नक ते बह गई। ओ मुंडिया, ओ जा किसे और रंग दा सूट पा गया, तेरा सूट वे वे के मैनू खाम खाई गुस्सा आई जान दिया है। क्या बताऊं फरीद साहब, नाश्ता तक मुझे नहीं पूछती, और शादी से पहले फोन करके कहती थी आज क्या खाया मेरे सोनू ने। बस इथों ही अंदाजा ला लो बाबूजी के बच्ची किड्डी मासूम ते चली है। ओनू सोनू कहंदी रही है जिन्नू ज्यादा तो ज्यादा बैठे फोम वाला सोफा कह सकते हो, या पुराने फोन दा चार्जर कह सकते हो। ओ शुदैने इनू पुछदी रही है क्या खाया आपने? वो ये तो किसी तंदूर ते जाके कहे मैनू खमीरी रोटी ला दियो, कहंदे ने असीं तैनूं पतीली नहीं देनी, तू खमीरी दा आर्डर देण दी।
ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇ ਸਟੂਲ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਰਾਂਝਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇੋਂ ਸਟੂਲ ਖਿੱਚਣ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇੋਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਸਟੂਲ ਖਿੱਚਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਡਿੱਗਣਾ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਹੀ। ਇਹ ਜੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਖਰਾਬ। अब मेरे वाल वेख ला, मेरी बीवी मैनू पहले भी जान कहती सी ते हुण भी जान कहती है ਤੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਭੈਣਾ ਮੈਂ ਤੇ ਗਲ ਪਿਆ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣ ਡਈ ਹਾਂ। और चाचा ਜਦੋਂ ਲੜੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਰਮਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰ। और लालच तो फिर गर्मे दी होई ना, तेरे ना मोहब्बत ना हुई। ओ चाचा कह दो, जाने दो, तुम्हें तो मोहब्बत कहीं नजर नहीं आती है। ये छोटी मोटी नोकझोंक तो माँ बेटे में हो जाती है, ये तो फिर मियाँ बीवी हैं। हाँ जी। मगर अक्लमंदी का तकाजा ये है कि जब बच्चे हो जाए तो फिर मजीद प्यार मोहब्बत से रहा जाए ताकि बच्चों पर बुरा असर ना पड़े। बिल्कुल सही। बिल्कुल। और पुत्र सुन रही है बावरन ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਇਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਐਸੇ ਵੈਲਡਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ। और तो तू भी कोई अकल कर मुंडिया, तो भैया तेरी जेल वाली आ तो सूट तू कैदियां वाला पाया है। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। अब आपने बताया ना अभी कि मेरे खौफ से चूहे भी बोरी नहीं टूकते थे। अब तो ऐसा दौर आ गया नवाब साहब, एक चूहा गोगे के पांव को टुकना शुरू हो गया। वो तो गोगे ने चीख मारी तो चूहे को पता चला कि ये इंसान है, बोरी नहीं। अच्छा जी, आजकल हमारे यहाँ ये आंखों की बीमारी आशोब चशम बहुत तेजी से फैली हुई है। लेकिन दुख की बात ये और अलमिया ये कि हमारे मुल्क में जब भी कोई ऐसी मुश्किल आफत या मुश्किल का वक्त आ जाता है तो जो जखीरा अंदोज हैं, जो ब्लैक मेलर्स हैं, वो एकदम एक्टिव हो जाते हैं, सामने आ जाते हैं। अब आप इसकी दवा लेने के लिए जाएं किसी भी मेडिकल स्टोर के अंदर, वहां जाके पूछें कि जनाब ये दवा दे दें, वो आपको साफ इनकार कर देंगे कि ये दवा है ही नहीं। अच्छा, ऐसी सूरत हाल 2-3 दहाइयों से ही पैदा हुई है, वरना हमारे यहाँ ऐसे सख्त तरीन हुक्मरान भी गुजरे हैं कि जिनकी एडमिनिस्ट्रेशन, जिनकी बेहतरीन गवर्नेंस की वजह से ना कोई इस तरह का जखीरा अंदोज या ऐसा कोई माफिया रहा, ना कोई ऐसा ब्लैकमेलर देखने में आया। अरे वाह। और उनके दौरे हुकूमत में किसी की जुर्रत नहीं होती थी कि वो जखीरा अंदोजी करे या फिर ब्लैकमेलिंग करे। वाह। ऐसे सख्त गीर और अवाम से मोहब्बत करने वाले हुक्मरान भी रहे हैं हमारे यहाँ। अच्छा। ये तो किसी नवाब साहब की रूह लगती है। आइए आइए, तशरीफ लाइए जनाब, नवाब ऑफ कालाबाग। बहुत शुक्रिया जनाब। आप वैसे मेरे असल नाम नवाब अमीर मोहम्मद खान से भी मुझे पुकार सकते हैं। जी हाँ, चूंकि इनके इलाके का नाम कालाबाग था इसलिए इन्हें नवाब ऑफ कालाबाग कहा जाता है। दरअसल बात यह है कि हमारे आमों के बाग थे और वहां लगे आमों की रंगत गहरी सब्ज थी, जो रात के अंधेरे में काले दिखते थे। इसलिए लोग उस बाग को काला बाग कहना शुरू हो गए। वो चूंकि हमारे बाग थे इसलिए हमें नवाब ऑफ काला बाग कहा जाता रहा। ये है वो नवाब साहब जो जब तक मगरबी पाकिस्तान के गवर्नर रहे किसी को जखीरा अंदोजी करने की जुर्रत नहीं हुई। देखो बेटा, इसके लिए हुक्मरान का खानदानी होना जरूरी है। बहुत अच्छा। खानदानी कौन होता है? जो सारे खानदान का ख्याल रखता है। और जब एक खानदानी हुक्मरान बनता है तो फिर उसके लिए सारी कौम उसका खानदान होती है। बहुत अच्छा। और अगर हुक्मरान लालची हो, सेल्फिश हो, तो फिर इस तरह के 2 नंबर लोग जो हैं उनको जरूरत पैदा हो जाती है। अल्लाह के फजल से मेरे दौर में चूहे भी बोरी टुकने से पहले 100 दफा सोचते थे। अरे वाह। और ये बात नवाब साहब से महावरतन नहीं कह रहे हैं। एक बार मलका बरतानिया ने नवाब साहब की तारीफ करते हुए कहा कि पाकिस्तान में जंगल का शेर भी इनका कहना मानने पर मजबूर है। ये मिसाल मलका ने हमारे तर्ज हुकूमत को देखते हुए दी थी।
और कोई ऐसा नहीं था कि हम जंगल में जाके शेर के सामने खड़े होकर हाउ करते थे। हालांकि मलिका एलिजाबेथ II के दौरा लाहौर के मौके के ऊपर नवाब ऑफ कालाबाग ने मलिका से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया और वजह यह बताई कि यह मशरिकी रवायात के खिलाफ है। वाह, आपकी इजाजत हो तो एक जुगत कर लूं? क्यों नहीं, मेरा तर्ज हुक्मरानी सख्त था। वैसे तो मैं खुश मिजाज आदमी हूँ। नवाब साहब, आपने बताया ना अभी कि मेरे खौफ से चूहे भी बोरी नहीं टूटते थे। अब तो ऐसा दौर आ गया नवाब साहब, एक चूहा गोगे के पांव को टुकना शुरू हो गया। वो तो गोगे ने चीख मारी तो चूहे को पता चला कि ये इंसान है, बोरी नहीं। नवाब साहब, अब तो पाकिस्तान में 90% महंगाई सिर्फ जखीरा अंदोजी और सरकारी रिट नाफिज ना होने की वजह से और बाकी 10% हुक्मरानों की अय्याशी की वजह से। ये जो आपने 10% महंगाई का जिक्र किया है, हम ये समझते हैं कि अगर हुक्मरान अय्याशी छोड़ दें तो बाकी 90% महंगाई भी खत्म हो जाए। हमें अच्छी तरह याद है कि हमें पता चला कि किसी गोदाम में कोई ताजर जो है वो सरकारी रेट से महंगी गंदम बेच रहा है। अच्छा। हम फौरी तौर पर अपने लोगों के साथ उस गोदाम पे पहुंचे और उस ताजर से इतना ही कहा कि हमारे मूंछों को ताव देने से पहले पहले अपने रेट नीचे ले आओ। अरे वाह, वरना दुनिया तुम्हारे अंजाम की मिसालें देगी। फरीद, उसके बाद किसी ताजर की जरूरत नहीं हुई कि वो सरकारी रेट से ज्यादा पैसे वसूल करे। वाह वाह, क्या बात। जी, हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि 1965 की जंग में अनाज की किल्लत पैदा हुई। नवाब ऑफ कालाबाग ने गवर्नर हाउस के दरबार हॉल में लाहौर के ताजरों को बुलवाया। सिर्फ एक कुर्सी मंगवाई, उस पर बैठे और खड़े ताजरों से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क पर मुश्किल वक्त है, अगर किसी ने अनाज की किल्लत या उसे महंगा करने की कोशिश की तो उसे निशाने इबरत बना दिया जाएगा। और आप तारीख उठा के देख लीजिए, जंग के दौरान अनाज के कहत या महंगाई की कोई एक शिकायत भी नहीं हुई। हुण हालत ये जे नवाब साहब कि रूस दी ते यूक्रेन दी जंग लगी है ते साडा सब्जी वाला कह रहा हुंदा है, ओ भाई उत्थे जंग लगी है, मैं टींडे नहीं जे सस्ते करने। बंदा ये पिछे भी उन्हां दी जंग च बंब दी थां साडे टींडे चलन दे। नहीं तो हुक्मरान कहाँ है? सुते ने जी। असल बात तो ये है कि हुक्मरान को आवाम के और मुल्क के हालात से आगाह होना चाहिए। हम सिर्फ इस आगाही के लिए अपनी तमाम तर डाक और मालूमाती कागजात अपने घर में मंगवाते थे। अच्छा। खुद पढ़ते थे और खुद उनके जवाबात देते थे। वाह वाह। अगर मुल्की सूरत हाल से आगाही आप किसी दूसरे से लेंगे तो वो तो आपको सब अच्छा है कि ही रिपोर्ट देंगे। इसलिए हुक्मरानों को खुद आवाम में निकलना चाहिए, खुद उनकी शिकायत सुननी चाहिए। जी हाँ, और नवाब साहब की मौसर एडमिनिस्ट्रेशन का राज ही यही था। अहम ओहदों पर तैनात होने वाले अफसरान का इंटरव्यू ये खुद करते थे। अच्छा। उनका खानदानी पस मंजर और कई पुश्तों तक के बारे में आगाही हासिल करते थे। इनसे जब किसी ने पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हैं तो नवाब साहब ने जवाब दिया कि हम तो कुत्ता और घोड़ा खरीदते हुए भी शजरा देखते हैं, ये तो फिर भी मुल्क का मामला। वाह 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 वाह। अब तो सारी कौम ही लापरवाही का शिकार हो गई है नवाब साहब। अब मैं इशारे ते खलोते बंदे दे कोलों एक कुत्ता लिया खलोते कन्ना वाला। अच्छा। ओनू घर लिया के मैं नवाया तो ओदे कन्न थले जा पे। ओ पता लगा कि ओ शलेश ना खिलारे। ओ जनाब तुसी खानदानी नवाब सो, इसलिए एहतियातां भी तुहाडे अंदर खानदानी सन। अजकल ते लीडरां नू कोई कुत्ता घोड़ा कोई तोहफे च दे दे ते लै लैंदे ने। बस जब हुक्मरान तोहफे तहाइफ कबूल करने शुरू कर दे तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन खत्म हो जाती है, लॉ एंड ऑर्डर कमजोर पड़ जाता है। जी यार, ऐसे ऐसे वाकयात हैं नवाब साहब के कि मैं आपको क्या बताऊं। एक बार एक बच्चा अगवा हो गया, बाजियाब ना कराने पर नवाब साहब ने पुलिस के 3 आला अफसरान के बच्चे अपनी तहवील में ले लिए। अच्छा। और ये हुक्म जारी कर दिया कि जब तक वो बच्चा बाजियाब नहीं होगा पुलिस वालों के बच्चे वापस नहीं मिलेंगे। क्या कहने। और आपको मालूम है कि 24 घंटे से भी पहले मगवी बच्चे को बाजियाब करवा लिया गया। फरीद, ये सब इसलिए कि मैं अपनी पूरी कौम को अपना खानदान समझता था।
बहुत अच्छे। अपने खानदान के साथ भी वही सलूक किया जो पूरी कौम के साथ किया। आपको मालूम है कि मैंने हुक्म जारी कर दिया था कि मेरा कोई खानदान का फर्द गवर्नर हाउस में दाखिल नहीं हो सकता। बल्कि आप ये सुन के हैरान होंगे कि मैंने अपने दौरे इक़्तिदार में अपनी बेगम को भी गवर्नर हाउस में दाखिल नहीं होने दी। इस बात से आपकी परजाई ने 2-3 दफा मेरी बेइज्जती भी की, मगर मैंने उसे गवर्नर हाउस नहीं आने दिया। नवाब साहब, हम आपके इन उसूलों को सलूट पेश करते हैं। शुक्रिया जनाब। नाज़रीन, यह वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। उस कमेटी से कहो कि फिर हमारे हुक्मरानों के भी बाहर जाने पे पाबंदी लगाएं, क्योंकि ये भी अक्सर उधर मांगने ही जाते हैं। ये ना हो कि वो कहें कि भाई जी भावें तगड़ा फकीर हो भावें माड़ा फाड़ लवो। अजीजी, आज एक दिलचस्प मगर शर्मनाक खबर बताने जा रहा हूँ। क्या जी? खबर यह है कि सेनेट की कायमा कमेटी बराए ओवरसीज पाकिस्तानियों ने कमेटी इजलास में इंकशाफ किया है कि बैरून मुल्क गिरफ्तार होने वाले फ़कीरों में 90% का ताल्लुक पाकिस्तान से। ओह माय गॉड। अल्लाह खैर करे। तो उस कमेटी से कहो कि फिर हमारे हुक्मरानों के भी बाहर जाने पे पाबंदी लगाएं, क्योंकि ये भी अक्सर उधर मांगने ही जाते हैं। ये ना हो कि वो कहें कि भाई जी भावें तगड़ा फकीर हो भावें माड़ा फाड़ लवो। तो मुल्क के लिए मांग ले जाते हैं अजीजी। यार बात ये है कि असल रवायत ही यहाँ से पड़ती है। जब यहाँ पे हुक्मरानों के अंदर या हुकूमत के अंदर ये एहसास शर्मिंदगी नहीं है कि मांगना बुरी बात है, तो फिर वो नीचे तक आ जाता है ना जी। बहुत अच्छे, सीधी बात है। बिल्कुल। आप देखिए कि जिस घर का बाप गैरतमंद है, खुददार है, मेहनत करके खाता है, उसके बच्चे भी खुददार और मेहनत कश होते हैं। बिल्कुल। जब बाप को कर्जा लेने की आदत हो तो बच्चों में भी आ जाती है। कोई ना कहीं से कोई चीज अडॉप्ट करता है ना जी। सही। तो ये जो मांगने वाला काम है, ये तो हमारे अपने मुल्क में, बाहर भी जा रहे हैं। वाकई आपकी बात ठीक है, सैकड़ों हजारों लोग जो हैं वो बाहर जाके भी यही काम कर रहे हैं, मगर यहाँ अपने मुल्क में देखो ना भरा पड़ा है। अब तो ये सोशल मीडिया पे ऐसी ऐसी वीडियो आती है कि वो किसी पुलिस वाले ने रेडी पे पड़े हुए एक लूले को, बेचारा डिसेबल इंसान जो था, उसको कहा है कि उसको किसी ने बता दिया होगा ये ठीक है, उसने उसे कहा कि उठ खड़ा हो। वो आगे ये कर रहा है, उसने कहा कि मैं तेन कह रहा उठ खड़ा हो। कहीं जा रहा है, मैं तेन फिर थाने ले जाऊंगा, उठ खड़ा हो। मैं भी कह रहा हूँ कि यार क्यों उसको कह रहे हो, बेचारा लूला लंगड़ा है, वो नहीं उठ सकता। वो कहीं जा रहा है, उसको शायद को मुखबरी पकी थी, तो 10 कुवारी उन्हें क्या तो खलो गया। जो खलो गया तो मैनू ये लगन लग पाया कि पुलिस वाला नाल मैनू भी गिरफ्तार ना कर, क्योंकि मैं तो समझ रहा था कि ये जुल्म कर रहा है। उसने फिर उसे दौड़ाया है। अच्छा, भागा वो? हाँ, फुल तेज। ये बड़ी मशहूर है, ये वीडियो बड़ी वायरल है। ये इस तरह की कई हैं। सर, कई लोग ख्वाजा सरा बन के मांग रहे होते हैं और जो ओरिजिनल ख्वाजा सरा है वो उन्हें पकड़ के मारते हैं, तो हम में क्यों शामिल हुए हो? हाँ, इस तरह की बेशुमार चीजें हो रही हैं, गेटअप करते हैं बाकायदा। यार आप ये देखो कि ये जो खवातीन खड़ी होती हैं चौकों में, जिनके बाजू के ऊपर 1 महीने 2 महीने 3 महीने का बच्चा लटक रहा होता है, वो मुझे किसी बड़े पक्के मुखबर ने बताया कि वो बच्चे किराए पे लेती हैं। हाँ जी। मतलब ऐसी खवातीन हैं जो बच्चे जन्म के तो वो घर में बैठी हुई हैं और वो बच्चा किराए पे दे देती है। अब जब भी आप बच्चा देखेंगे वो सोया होता है, असल में वो सोया नहीं होता, वो बेहोश होता है। उसको कोई ना कोई मेडिसिन दे के तो बेचारे को सुला दिया, सेंसलेस कर देते हैं, सिरप पिला देते हैं, सिरप को। तो गोगा भी इसी तरह बच्चा किराए पे लेके निकलता रहा है। जुल्म की इंतहा है, जुल्म की इंतहा है। और देखो कहते हैं सिरप पिला दे।
और वो बच्चा सिर्फ इसलिए कि वो बच्चा किराए पे भी लेके इसलिए आ जाती है कि इस बच्चे की वजह से बड़ी इनकम होनी। हाँ जी, क्योंकि हम दर्द भी जल्दी होते हैं। हाँ जी, जाहिर है, हर इंसान ऐसा है। भी कितनी बेबस है बेचारी। हाँ जी, वो बच्चा देख के बेचारा कहता कि यार इससे तो कुछ दे दे छोटा सा। वो कह देते हैं ना, खतून कह देती मैंने इसको दूध का डब्बा लेके दिया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये अल्लाह का शुक्र है कि बच्चा गोगेर का नहीं होता। वरना सखी आगे से कह दे कि भैन मेरी ये हुण ही तनखा मिली है तो हुण इस बच्चे का दूध मैं दिया घर में फिर की खड़ना है। आई एम सॉरी गोगे। आप देखो कि ये बाहर के मुमालिक में बाकायदा वीजे लेके पहुंचते हैं मेहनत करके। ओह माय गॉड यार ये सऊदी अरब से कई दफा नहीं खबरें आती कि वहां पे फकीर पहुंचे हुए हैं हज के दौरान दिहाड़ी लगाने के लिए। यार ये तुम फकीरों की बात कर रहे हो, ये जेब कतरे जाते हैं हज के दौरान दिहाड़ी लगाने। हाँ जी, हाँ जी, और चूंकि उनको पता होता है कि वो छोटे छोटे बैग हाजियों ने लटकाए हुए हैं और उसमें लाजमन उनके रियाल हैं, बिल्कुल, तो रियाल पहुंच जाते हैं वो लेने के लिए। मगर ये तो देखे ना कि किस जगह जाके जेब काट रहे हैं, बजाय गुनाह बख्शवाने के और चढ़ा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये तो फिर यहाँ भी सोचना चाहिए ना। ये यहाँ जो नौसरबाजी कर रहा है, जो अच्छे भले हाथ पांव वाला है और वो लंगड़ा लूला बन के या अंधा बन के मांग रहा है, तो भाई वो 2 नंबर ही कर रहा है ना, उसको नहीं गुनाह हो रहा। हो रहा है। अल्लाह हर जगह पे है। तो ये मेरा ख्याल अपना तो ये है भाई जी कि ये हम ट्रेनिंग ले रहे हैं अपनी हुकूमत से। सीधी बात है, जब तक हुकूमत ये एहसास पैदा नहीं करेगी कि ये मांगना जो है, ये बेशक कर्जा हो या इमदाद हो, ये बड़ी इंसल्ट है, ये हमारी खुददारी को मजरू कर रही है, तब तक ये नीचे ये काम नहीं हो सकता। अब तो लोग कोई इसको शर्मिंदगी नहीं समझते, बड़े फखर से मांग लेते हैं। बा खुदा एक बंदे ने गाड़ी रखी हुई है मांगने के लिए जी, जरा पुरानी गाड़ी है और वो करता क्या है, मुझे तो जब वो दूसरी तीसरी दफा नजर आया तो फिर मैं समझा गया ये फकीर है। अच्छा भला उसने सलवार कमीज पहना होता है गौरी साहब, उन्हें किधरे सड़क पे गड्डी लाई होती है और उसका बोनट उठाया होता है। अच्छा, वो आपको हाथ देगा, आप अपना साइड पे करेंगे गड्डी, वो कहेगा ओ ये साहब तो सही हो, देखो यार ओ यार मैं गांव से निकला हूँ, घर से निकला हूँ तो बटुआ ही भूल आया हूँ घर, गड्डी खराब हो गई। आप ऐसे करे, आप मुझे 10,000 रुपया दे दे, मैं आपके चैनल पे पहुंचा दूंगा। आप तो खैर मशहूर शख्सियत है, दुनिया टीवी पे होते हैं ना। मैं कहा जी होते हो नवा जी, पहले मैं एक आ रहे थे होता सा, आजकल मैं दुनिया टीवी पे हूँ। यार मैंने 2 दफा उसे पैसे दिए, मुझे क्या पता है उसकी गड्डी खराब हुई है। यार एक बंदा बेचारा कह रहा है कि भाई मेरी गड्डी खराब हो गई है, मैं अपने गांव से निकला हूं, मैं बटुआ उधर भूल गया हूं, तो मैं आपको पहुंचा दूंगा। मैं कह देखो गड्डी ये पहुंचा ही देगा, गड्डी चूहे हो देखो साहब, तो दूजी बारी फिर उसकी गड्डी खराब, तो फिर बटुआ घर भूल आया है। फिर मुझे थोड़ा सा शक हुआ, मैंने कहा यार ये लग तो वही रहा है, मैं भी जरा यंग मैन हूं ना, भूल जाता हूँ। यंग मैन भूल जाते हैं, जब बुजुर्ग होऊंगा तो फिर मैं तजुर्बा ज्यादा आएगा। हाँ, और फिर कई पेंट कोट पहन के फिर रहे हैं इधर ही, ये माल रोड पे मैंने देखा एक बंदा पेंट कोट पहनी और वो आके सामने गाड़ी के खड़ा हो गया। अच्छा, लो क्या हुआ? ये तो है भाई साहब, हेलो भाईजान, बात तो सुने। तो ये करके तो वो जा रहा है, तो मैंने उसे पीछे से बुला लिया। ओह, कैसे तो को बड़ी टेंशन है बेचारे को, ये कौन है? तो रो पड़ा है, ये मुझसे कह भी नहीं कुछ सका, बात नहीं समझ रहे, ऐसा उसने साइकोलॉजिकली मुझे काबू किया, हिप्नोटाइज किया। हाँ, बड़ी बड़ी अजीब सूरत हाल है इस मुल्क के अंदर। और सर अब तो मोटरसाइकिल पे पीछे अम्मी बिठा कर जी मेरी मोटरसाइकिल पंचर हो गई है। अक्सर लाहौर के अंदर, पता नहीं कराची या इस्लामाबाद का क्या हाल है, लाहौर पे अब अक्सर मोटरसाइकिल के ऊपर आके आपके पास ब्रेक लगाते हैं कि भाई जी पेट्रोल देखो।
ते मुक गया ते आया का तो किस तरह है भाई तू? अब मुकन वाला ये भाई जी, या उसको वैसे खड़े होते हैं कहीं ना कहीं रेड के आगे करते हैं जी पेट्रोल मुक गया 500 रुपया दे दो, ताड़ी मेहरबानी है, मैं घर पहुंचना बड़ी जल्दी, अम्मी मेरी की तबीयत खराब है। तो बंदा आगे से पूछे उनको कि यार तेरे को 500 भी नहीं तो तू क्यों मोटरसाइकिल क्यों ली हुई है? हाँ जी। बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो साफ आपको पता चल रहा होता है कि ये फ्रॉड कर रहा है या फ्रॉड नहीं कर रहा, तो फिर ये आलकसी है, इसकी खुददारी मर चुकी है, वारे वाह वारे वाह, इसका ज़मीर मर चुका है। अब देखो ना, मुल्क की रिप्रेजेंटेशन आप कर रहे हैं दूसरे मुल्कों में, उधर पता चल रहा है कि ये पाकिस्तानी है तो थे मंगंडे। मैं तो अल्लाह का शुक्र है बाल बाल बचे हैं। मुझे तो कितने दिनों का गोगा कह रहा था कि मुझे कनाडा का वीजा ले दे कहीं। अजीजी भाईजान कुछ अकल करें, मैं तो सिविल इंजीनियर के तौर पे जाना चाह रहा हूँ। ला जी इनू कागज पेंसिल दियो, जे सिविल इंजीनियर लिख देवे तो मैनू हुणे वीजा ले दियो। अजीजी वहाँ ट्रक चलाने वालों की बहुत डिमांड है, गोगा जी को चाहिए कि ट्रक चलाना सीखें और फिर कनाडा जाएं। या ट्रक के तौर पे चले जाएं। नाज़रीन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। है मेरियां हमदा नाता तो बहुत उता मुकाम मोहम्मद दा, सुभान अल्लाह, पिया अपने शेर सजाना मां विच लिख लिख नाम मोहम्मद सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा अजीज़ी, आज 12 रबीउल अव्वल है और आज हमारे प्यारे रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत बासआदत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सब लोगों को भी और हमारे जो नाजरीन हैं जो हमें देख रहे हैं उन सब को ये अजीम दिन बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक। वाकई ये तो बड़ा ही मुबारक दिन है, बड़ा ही मुबारक दिन है। और आज के दिन ना ज़्यादा इस तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए। मैं सारा दिन यही सोचता रहा हूँ कि रब्बे करीम ने, खालिक कायनात ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसानियत के लिए, पूरी कायनात के लिए, पूरे जहान के इंसानों के लिए रहबर और लीडर बना के भेजा कि इनके फरमाए हुए कवानीन और इनके फरमाए हुए असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो। दैट्स इट। पूरा आइन दे दिया इंसान को ज़िंदगी का जी। तो आप ज़रा सा अगर गौर करो, बाखुदा ये आपको ये एहसास होना शुरू हो जाएगा कि हमारी जो इस वक्त हालत है मुसलमानों की और ख़ास तौर पे हम पाकिस्तानियों की, तो ये आपको एहसास होना शुरू हो जाएगा कि हम हट चुके हैं। हाय हाय हाय, हम अपने अजीम रहबर के रास्ते से हट चुके हैं, डी ट्रैक हो गए हो। हमने अपने अपने सब ने इधर ही रहबर बना लिए हुए हैं और एक दूसरे के लीडरों के हवाले से, उनकी किरदार कुशी के हवाले से और उनकी तारीफ़ों के पुल बांधने के हवाले से इतना को गलीज़ मवाद जो है वो सोशल मीडिया पे और आम बैठकों के अंदर आपको सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है कि बड़ी शर्मिंदगी होती है, बड़ी शर्मिंदगी होती है कि यार कायनात के मालिक, वजह तख्लीक कायनात, हम उधर से किधर चले गए हैं, किधर चले गए हैं। आप फरीद साहब ज़रा सा हयाते मुबारका के ऊपर नज़र डालें तो आप कहेंगे कि यार अगर इतने अच्छे हो जाएं, 10% भी वहाँ से ले लें, इखलाक ले लें, वहाँ से सब्र ले लें, वहाँ से मोहब्बत ले लें, वहाँ से दूसरों का एहसास ले लें, 10% भी, तो हम तो आसमानों को छूना शुरू हो जाए। सुभान, हमारी तो दौड़ें लग जाएं तरक्की की। मतलब है ही नहीं ना, रहा ही नहीं कुछ भी जो उन्होंने फरमाया। नौजुबिल्लाह नौजुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, रहा ही कुछ नहीं। उस हवाले से हमारे कौम के अंदर, हमारे मुआशरे के अंदर किस कदर बदअखलाकी, किस कदर गमो गुस्से और किस कदर एक दूसरे से हसद, छीना झपटी, मिलावट, झूठ, फरेब,
ओ हो, क्या क्या खूबसूरत वाकयात हमारे सामने हैं। हम सब ने याद किए हुए हैं और हम सब इस वक्त बेअमल आलम हैं। इल्म हमें है भी तो हम बेअमल हैं। तो अमल ही नहीं है, उन्होंने तो हर चीज अमल करके दिखाई। बेशक बेशक। अल्लाह पाक ने उनकी हयात मुबारका को बाकायदा अमलन हमें हमारे सामने रखा है कि ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो जी। इस मुसीबत में ऐसे कर लो, इस हालात में ऐसे कर लो, इन सोचों के दौरान इस तरह कर लो, हर चीज मौजूद है। और अजीजी पहले उन्होंने करके दिखाया। यही तो बात है, यही तो बात है जो इस वक्त सबसे बड़ा हमारा है ना जी नुक्स, वो यही है कि करके कोई भी नहीं दिखा रहा, क्या सारे रहे। तो वो तो बाअमल रहबर है, वो तो बाअमल लीडर है, उन्होंने तो हर चीज खुद करके दिखाई। मैं तो कभी भी जब सीरतुन नबी पे नजर दौड़ाता हूँ तो मुझे बाबा पंजाबी डॉक्टर फकीर मोहम्मद फकीर की एक नात मुबारक याद आती है। होए 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 होए, उसमें वो डॉक्टर फकीर रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसा खूबसूरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत बयान की है, उनका रुतबा बयान किया है कि वो पढ़ते जाएं तो मज़ा आ जाता है कि यार क्या बात है। वाकई कोई भी नहीं कायनात पे ऐसा जैसे हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस नाते मुबारक के चंद अशार हमें भी सुनाओ। हाँ क्यों नहीं, मैं पहले भी एक दफ़ा उसके अशार यहाँ अपने प्रोग्राम में सुना चुका हूँ। वो तो जितनी दफ़ा भी सुनेंगे पढ़ेंगे मज़ा आएगा आपको। डॉक्टर फकीर फरमाते हैं, है मेरियां हमदा नाता तो बहुत उता मुकाम मोहम्मद दा। सुभान अल्लाह। पिया अपने शेर सजाना मां विच लिख लिख नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सखियां दे बांधे हत्थां नूं की वेखे नजर बखीलां दी, अंबर ते चढ़दे सूरज नूं नहीं हुंदी लोड़ दलीलां दी, बित लाल किसे दा जौहरी नूं दसे बेकदरा रोड़ा की, दसे टुर तेज बुराक दियां टोरा कोई लंगा घोड़ा की, कीड़ी दरिया विच उतर के की वेखे पार किनारे नूं, राई बेकदरी की जाने पर्वत दे खिल खिलारे। दसे की मुनकर लोकां नूं बित मूसा दा फिरौन कोई, रह के पिया करे जमीना ते अरशां दियां गल्लां कौन कोई। और देखे जरा क्या आजी इसमें नजर आती है जी। कंडा कोई किवें बयान करे, कांटा कंडा कोई किवें बयान करे, फुल्लां दी महक सुहानी दा, माली बेदर्द किवें जाने, चा बुलबुल दर्द रंजानी दा। कित्थों कोई मंगता दुनिया नूं दे दौलत दाद अमीरां दी, कोई मूरख दसे रोगी नूं तासीर किवें अक्सीरां दी। जर्रा मैं मैली धरती दा मैं फानी धरती फानी है, वहदत दे नूरी अंबर दा ओ बदर कमाल नूरानी है, मैं जहमत निरी जमाने लई और रहमत सारे आलम दी, ओ सूमा मेहर मुहब्बत दा मैं धुंदल कलर खारे दी, मैं कोरा दुश्मन यारां दा मैं वैरी दिली हबीबां दा, ओ दर्दी दुखी यतीमां दा ओ सखी बंजाल गरीबां दा, बख्शे चा बदला लैन बिना ओ जालम दुश्मन जानी नूं मैं बदला लैंदा वेखां ना, एक वैरी दी वेरानी नूं हथ आके मेरे हीरे भी बेकदरे ते बेलोड़े ने, गैरां दे हत्थां विचों दा पए कलमा पढ़दे रोड़े ने, ओ हीरा है मैं पत्थर हाँ ओ सोना है मैं पारा नहीं, मैं दसो किदा सहारा हाँ ओ दसो किदा सहारा नहीं, मेरियां हमदा नातां तो बहुत उता मुकाम मोहम्मद, पिया अपने शेर सजाना मां विच लिख लिख नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात,
अच्छी बात तो सबको अच्छी लगती है, लेकिन जब किसी की बुरी बात भी बुरी ना लगे तो समझ लेना तुम्हें उससे मोहब्बत है। अपने मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।